ये एक वेब सीरीज है और ये एक रियल लाइफ है। मैंने स्क्विड गेम से रिलेटेड एक पहले भी एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने एक ब्रदर्स होम नाम के एक जो कैंप है, जो कोरिया में एक कैंप चलता था, उसके ऊपर हमने आपको सारी डिटेल शेयर करी थी। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि उसमें बहुत सारे उस कैंप के अंदर लोगों के साथ टॉर्चर होता था और काफी सारी ऐसी ऐसी शॉकिंग चीजें होती थी वहां पे लड़कों और लड़कियों के साथ में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वो पहला वाला पार्ट जाके जरूर देखना चाहिए। लेकिन उस पार्ट के अंदर हमने मूवी के एक सेगमेंट के बारे में तो बात किया ही नहीं, स्क्विड गेम के वीआईपीज। क्या स्क्विड गेम के वीआईपीज भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या फिर मतलब उनका भी कहीं से रेफरेंस उठा के रखा गया है यहाँ पे? तो मेरा तो जवाब यही है, हाँ। और इसी तरह बहुत सारे लोग और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं उन्होंने भी स्क्विड गेम के वीआईपीज को एक फैमिली से काफी ज्यादा कनेक्ट किया है। अब ये ब्रदर्स होम जो कैंप था, इसके अंदर लोगों को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करा जाता था और मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ का एनवायरनमेंट स्क्विड गेम्स के जो अंदर जो चीजें चल रही थी उससे भी कितना ज्यादा बदतर था। तुमने स्क्विड गेम में कुछ वीआईपीज देखे होंगे मास्क के साथ। क्या होगा जब तुम्हें पता चले कि उन वीआईपीज का रियल लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा कनेक्शन है और असल जिंदगी में ये वीआईपीज काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूँ रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, दुनिया की सबसे अमीर फैमिली में से एक, और जिनकी नेटवर्थ अराउंड 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स बताई जाती है। और इतना तो सिर्फ अंदाजा है, लेकिन मैं इनको स्क्विड गेम्स के वीआईपी से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनके अराउंड एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है जो ये कहती है कि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है वो इंसानों को हंट करती है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसा कि स्क्विड गेम्स में जो वीआईपीज होते हैं वो उस गेम में कर रहे थे, जैसे कि वो सिर्फ एक गेम या फिर सिर्फ एक स्पोर्ट्स हो। लेकिन इतने ही सब चीजें नहीं, अभी और भी चीजें हैं जो कि स्क्विड गेम्स के वीआईपी से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। 12 दिसंबर 1972 रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उस पार्टी की पहली अजीब बात ये थी कि उस पार्टी के अंदर कुछ फेमस लोगों के साथ साथ कुछ रैंडम लोगों को भी बुलाया गया था और ऐसा बता के कि वो काफी ज्यादा लकी है और उनको इस पार्टी में इनवाइट किया गया और उनको यहाँ पे आने का मौका मिला है। वो इन्विटेशन भी काफी ज्यादा अजीब था और उस इन्विटेशन में जो भी चीज लिखी हुई थी उसको डिकोड करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था जब तक कि उस इन्विटेशन कार्ड को शीशे के सामने ना रखा जाए। फ्रांस के 30 स्क्वायर किलोमीटर जंगल्स के बीच में एक बहुत ही बड़े मेंशन के अंदर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि चारों तरफ से आइसोलेटेड था और 30 स्क्वायर किलोमीटर मतलब पूरी एक आधी सिटी, मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं। पार्टी के अंदर एक और चीज काफी ज्यादा स्क्विड गेम के वीआईपी से मिलती थी, वो थी पार्टी के अंदर यूज किए जाने वाले अजीब अजीब से क्रीपी मास्क। किसी ने मोनालिसा का मास्क पहना हुआ था जिसमें मोनालिसा के अलग अलग तरह के इमोशंस थे। किसी ने डियर मास्क पहना हुआ था जिसपे असली के डायमंड्स खुदे हुए थे। टेबल पे जो प्लेट थी, जिसपे खाना खाने की जो प्लेट थी वो फर की बनी हुई थी, मतलब फर की प्लेट। और उस पार्टी के अंदर जो खाना है वो न्यूड मैनिकन के ऊपर सर्व किया जा रहा था। ओवरऑल जो पार्टी का माहौल था वो बहुत ज्यादा मेस्ड अप था। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं आके नहीं रुकती, इसके आसपास कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूमती हैं। वो थ्योरी ये कहती है कि डिनर कंप्लीट होने के बाद वो जो 300 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल था उसके अंदर एक गेम खेली गई। जो भी इनवाइटेड लोग थे, बेसिकली ज्यादातर जो रैंडम लोगों को जिनको इनवाइट किया गया था, उनको उन जंगल में दौड़ाया गया और फिर उनको ढूंढ के उनको हंट किया गया। अब डिनर के बाद उस जंगल में लोगों को हंट किया गया था, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन एक फैमिली एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी जो एक्चुअल में लोगों को हंट करती थी और वो उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे। और ये लोग इतने पावरफुल थे कि उन सबको सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं उस टाइम का कोरिया का डिक्टेटर था, ब्रदर्स होम। ऐसी जगह जिसे तुम स्क्विड गेम का आइसोलेटेड आइलैंड समझ लो, जहाँ पर स्क्विड गेम होती थी लेकिन रियल लाइफ में। यहाँ पे स्क्विड गेम जैसे सेम कंडीशन के अंदर लोगों को रखा जाता था या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा बदतर कंडीशन में। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाओगे। वही सेम यूनिफॉर्म, असॉल्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टॉर्चर, यूज, मर्डर सब होता था यहाँ पे। और कैसे टॉर्चर होते थे ब्रदर्स होम में, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है मैडम पार्कर। जब भी ये लेडी ब्रदर्स होम के अंदर कदम रखती थी, ये किसी न किसी को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे के जाती थी और ऐसा इसने करा 2 बच्चों के साथ। मैडम पार्कर के कुछ स्टेप्स होते थे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप था वो ऑलरेडी कुछ बच्चों पे ट्राई हो चुका था, जो था इन के प्राइवेट पार्ट्स को आपस में टाई कर देना, वो भी एक धागे से। आपने सही सुना। और इसके पीछे सिर्फ पता है क्या रीजन था? क्योंकि वो बच्चे बिस्तर गीला करते थे। इस स्टेप के थ्रू अगर कोई बच्चा बिस्तर गीला करता है तो जो दूसरा बच्चा है जो उससे मतलब बंधा हुआ है धागे से,
उसके प्राइवेट पार्ट से, उसको पता चल जाता था कि उसने उसका बिस्तर गीला किया है। लेकिन ये टॉर्चर यहीं आके नहीं रुका। फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद भी जब प्रॉब्लम वहां पे नहीं रुकती थी तो मैडम पार्कर अपना सेकंड स्टेप यूज करती थी, उन दोनों को अपने लैब पे बिठा के उनके प्राइवेट पार्ट्स को स्क्वीज करना। वो बच्चे दर्द में चिल्ला रहे होते थे लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज बोलने को बोलती थी, से विद मी लॉर्ड आई बिलीव। ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा पेनफुल था कि इस प्रोसेस में किसी का बेहोश होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाई चांस कोई बच्चा इस चीज को झेल लेता था और बोल देता था कि लॉर्ड आई बिलीव, तो मैडम पार्क उसको एक चौकोपाय देती थी। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा दर्दनाक मोमेंट एक्सपीरियंस किया था, लेकिन वो फिर भी खुश थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ब्रदर्स होम में खाना इतना कम था कि उन लोगों को चूहे और कीड़े खा के कई बार अपना पेट भरना पड़ता था और कई बार बासी खाना भी। तो चौकोपाई जैसी चीज मिलना तो उनके लिए सोने से कम नहीं थी। और ये जो लेडी थी मैडम पार्क, ये थी डायरेक्टर पार्क की वाइफ। डायरेक्टर पार्क इज द वन जिन्होंने ब्रदर्स होम वेलफेयर को स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ ये उस टाइम कोरिया के जो डिक्टेटर थे उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो अपने क्राइम का सेकंड थॉट आना तो इसके लिए सिर्फ एक मजाक था। जितने भी पैसे उस फैमिली ने क्राइम के दौरान कमाए थे उसकी वजह से वो हो गए थे शिफ्ट ऑस्ट्रेलिया में। वहां जाके पार्कर फैमिली ने एक गोल्फ सेंटर, एक स्पोर्ट्स सेंटर और इवन एक कंपनी भी खरीद ली थी। और ये सब आया था ब्रदर्स होम में आई हुई फंडिंग और जबरदस्ती लोगों को लेबर बना के जो पैसा कमाया गया है उससे। 600 से ज्यादा लोग ब्रदर्स होम में मारे गए थे, कोई भूख की वजह से, कोई बीमार होके, तो किसी का मर्डर ही कर दिया गया था। पर जिसका हाथ इन सबके पीछे था वो ऑस्ट्रेलिया में ऐश कर रहा था। मिस्टर पार्क उस वेलफेयर में से एक बंदे को तो टूरिस्ट वीजा पे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया भी लेके गया था और वो उसको वहां पे 16-16 घंटे काम करवाता था। और गलती से उससे कोई मिस्टेक हो भी जाती थी तो वो सबके सामने उसको बहुत बुरी तरीके से मारता भी था। जितने भी उसके क्लाइंट्स होते थे या फिर उसकी फैमिली, वो सबके सामने उसको बहुत बुरी तरीके से मारता था और वो सारे वो चीज बस देखते थे और इग्नोर करते थे। बाद में उस विक्टिम ने ये भी बताया था कि वो वहाँ पे इतना ज्यादा काम करता था कि कई बार वो काम करते करते वहाँ पे बेहोश भी हो जाता था, क्योंकि ना उसको ढंग से खाना मिलता था और ना आराम मिलता था, और इस वजह से उसको और बुरी तरीके से मारा जाता था। उसने बताया कि वो जिंदा रहते हुए भी जिंदा नहीं था। वो वहाँ से भागना चाहता था लेकिन वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था कि ना उसे की लैंग्वेज आती थी और ना उसके पास पैसे थे। उसने भागने का इवन ट्राई भी नहीं किया क्योंकि वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुका था और उसको बस यही था उसके दिमाग में कि उसको जिंदगी भर अब ऐसे ही रहना है। उसका माइंड कंट्रोल और बहुत ज्यादा नम हो चुका था और वो वहां पे 8 साल तक फंसा रहा। ब्रदर्स होम की एक विक्टिम ने बताया कि एक बार एक डिसेबल्ड लेडी ने अपनी पैंट गंदी कर दी थी, जिसके बाद वहां के गार्ड्स ने उस लेडी को बालों से घसीट के उसको बाथरूम तक लेके गए और ठंड के टाइम पे उसे ठंडे पानी से भिगो के उसको पोंछे से साफ किया। मैं अगर 3-4 वीडियोस और भी बना दूं तो शायद मैं सारे केसेस कवर नहीं कर पाऊंगा इस ब्रदर्स होम के बारे में या फिर इसके विक्टिम्स के जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में। इतना ज्यादा टॉर्चर था ब्रदर्स होम में। डायरेक्टर पार्क अब मर चुका है लेकिन मैडम पार्क अभी भी जिंदा है और ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च रन करती हैं और जो गोल्फ सेंटर है वो उनकी बेटी संभालती है। आज भी अगर उनकी फैमिली से पूछा जाता है कि आपको कोई गिल्ट है या फिर आपने जो भी चीजें करी उसके लिए आप कभी माफी मांगना चाहते हो, तो इनका रिप्लाई होता है माफी किस चीज की। Just like to ask you about accusations that your family had bought the driving range with embezzled money from the brothers' home. What do you say to that? Why won't you answer our questions? You were a child at the brothers' home. What do you say about the abuse? Mr. Lim, Marianne Jolly from Al Jazeera. I'd really like to ask you about brothers' home victims. They're saying that you're complicit in the horrific abuse at the brothers' home. What do you say to that? Mr. Lim, why won't you sit down and speak with us and answer the allegations? Mr. Lim, these survivors are in pain and suffering. Why won't you speak to us? 그 안에서 모진 구타와 성폭행을 매일 밤마다 성폭행을 당하면서 생활했을 것 같습니다. 그 모진 가족을 어떻게 생각해? 잠깐만. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ठोक देना और इस वीडियो पे लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि हाल ही में मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है और मैंने काफ़ी कोशिश करी उस क्रिएटर से स्ट्राइक हटवाने की, लेकिन शायद वो तैयार नहीं है हटाने के। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा मेरे को, आपको थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा मेरे चैनल को। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना प्यार दिखा देना और वीडियो को शेयर कर देना। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो और आप अप टू डेट मेरे से बातें भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगली रहस्यमयी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।